भगत सिंह के साथी क्रांतिकारी भगवान दास माहौर के संस्मरण। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद का नाम समस्त उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति की प्रवृत्तियों का प्रतीक बन गया है। भारत में सशस्त्र क्रांति की चेष्टा का एक अपना विकास क्रम रहा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनके साथियों के नेतृत्व में सन 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के बाद 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ काल में सशस्त्र क्रांति का दरवाजा स्वामी विवेकानंद ने खटखटाया। माता काली के नृत्य का आह्वान धार्मिक रस्म में भारतीय क्रांति का ही आह्वान था। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक की प्रेरणा से चाफेकर बंधु और सावरकर बंधुओं का क्रांतिकारी कार्यकलाप भी धार्मिक धरातल पर ही था। उस समय से लेकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आदि के नेतृत्व में उत्तर भारत के कार्यकलापों में भी धार्मिक भावना का सूत्र बराबर चला आया था। काकोरी के शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए फांसी पर झूले थे, तो श्री अशफाकुल्ला खां की बगल में कुरान पाक था। सशस्त्र क्रांति प्रयास का बीज धार्मिक क्षेत्र में ही अंकुरित हुआ था, परंतु उसे धार्मिक क्षेत्र से ऊपर उठाकर क्रमशः राष्ट्रीय और समाजवादी आकाश में अपनी प्रगति शोधते बढ़ना था। क्रांति प्रयास के इस विकास कार्य में भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे अंग्रेजी में कॉर्नर स्टोन, मोड़ सूचक पाषाण चिन्ह कहा जाता है। समय और समाज की आवश्यकताओं ने भगत सिंह को ही माध्यम बनाकर उत्तर भारत में संगठित गुप्त सशस्त्र क्रांतिकारियों को समाजवाद की ओर उन्मुख कर दिया तथा क्रांतिकारी कार्यकलापों को धार्मिक मनोभूमि से ऊपर उठाया। उत्तर भारत का गुप्त क्रांति प्रयास अभी तक इटली के मैजिनी, गैरिबोल्डी और आयरलैंड के सिनफिन के मध्यवर्गीय नेताओं के आदर्श से अनुप्राणित था। अब भगत सिंह के माध्यम से ही अपने रूसी क्रांति और मार्क्स लेनिन के समाजवादी आदर्शों के प्रभाव को ग्रहण किया। भगत सिंह के ही माध्यम से भारत माता की जय और वंदे मातरम मंत्रों के स्थान पर भारतीय गुप्त सशस्त्र क्रांति प्रयास ने लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, क्रांति चिरंजीवी हो, इनकलाब जिंदाबाद, डाउन विद इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद का नाश हो आदि नारे लगाए और जहां क्रांतिकारी लोग पुलिस की यंत्रणाओं और मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए शरीर की नश्वरता और आत्मा के नित्यत्व का निधिध्यासन पद्मासन लगाए गीता का पाठ करते हुए नजर आते थे, वहां से अब मार्क्स की कैपिटल का स्वाध्याय करते नजर आए। दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली में बहरे कानों को समय का गुरु गंभीर गर्जन सुनाने के लिए भगत सिंह ने जो बम फेंका, या भारतीय राष्ट्रवाद के अपमान का प्रतिकार करने के लिए पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटने वाले सैंडर्स का जो वध किया, और इसी प्रकार के साहस और आत्म बलिदान के जो अनेक कार्य भगत सिंह ने किए, उनका महत्व उनके अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए महान है तथा उनके ये कार्य सशस्त्र क्रांति प्रयास के विशाल आकाश में चमकते हुए नक्षत्र है। परंतु भगत सिंह की विशेष क्रांतिकारी देन यही है कि उनके समय से क्रांतिकारियों का आदर्श समाजवादोन्मुख हो गया तथा उनका मानसिक धरातल भी परलोकापेक्षी धार्मिक होने के स्थान पर अब इहलोकापेक्षी सामाजिक ही विशेषतः हो गया। काकोरी युग के पंडित श्री राम प्रसाद बिस्मिल, श्री शचीन्द्र नाथ सान्याल, श्री जोगेश चंद्र चटर्जी आदि का द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, भारतीय प्रजातंत्र संघ, भगत सिंह और उनके साथियों के प्रभाव से द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना के रूप में विकसित हुआ। यहाँ तुरंत ही यह बात स्पष्टतया कह देनी चाहिए कि कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि भगत सिंह समाजवाद के अच्छे पंडित थे। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि भगत सिंह और उनके साथी श्री शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा आदि के द्वारा हम लोगों के क्रांतिकारी दल ने समाजवाद की ओर अपना मार्ग टटोलकर बढ़ना शुरू किया था। भगत सिंह का परिचय होने से पूर्व मैं श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी और श्री चंद्रशेखर आज़ाद के परिचय में आ चुका था। भगत सिंह से मिलने से पूर्व लगभग 2 वर्ष से मैं आज़ाद के निकट संपर्क में रहता आ रहा था। आज़ाद उस समय काकोरी दल के ही एक अवशेष थे। सिद्धांत और आदर्श की दृष्टि से वे पुराने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ही एक सदस्य थे और उनका ही प्रभाव झांसी के श्री सदाशिवराव मलकापुरकर, विश्वनाथ गंगाधर वैशंपायन आदि हम सभी नवयुवकों पर था। हम सभी उस समय तक गीता पाठ करके स्फूर्ति ग्रहण करते थे तथा श्री शचीन्द्र नाथ सान्याल के बंदी जीवन, श्री उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय के राजनीतिक षड्यंत्र, बंकिम बाबू के आनंद मठ
आदि को पढ़कर क्रांति व्रत में दीक्षित हुए 15 से 16 वर्ष के नौजवान थे। अपने अन्य साथियों की क्रांति भावना के सदृश्य मेरी क्रांति भावना में भी धार्मिक सूत्र अनुस्यूत चला आता था। इस सूत्र को सर्वप्रथम सबसे प्रबल झटका भगत सिंह के द्वारा ही उनके सर्वप्रथम साक्षात्कार में लगा, जब उन्होंने सन 1928 के अक्टूबर में आगरे में एकत्र हुए दल के सभी साथियों से बातचीत की। मैं उस समय बीए का विद्यार्थी था, परंतु सैद्धांतिक दृष्टि से भगत सिंह ने मुझे एकदम कोरा ही पाया और हैरानी प्रकट की। मेरे मन को झकझोर डालने के लिए भगत सिंह ने मुझे अराजकतावादी बाकुनिन की पुस्तक द गॉड एंड द स्टेट, ईश्वर और राज, बड़े आग्रह से पढ़ने को दी। उक्त पुस्तक के मुख पृष्ठ पर ही लिखा था, इफ गॉड रियली एग्जिस्टेड इट वुड बी नेसेसरी टू एबॉलिश हिम, यानी यदि ईश्वर का अस्तित्व वास्तव में होता तो उसे मिटा देना आवश्यक होता। भगत सिंह की इन नास्तिकतावादी बातों से उस समय मेरे मन पर बड़ी ठेस लगी। उन्होंने मार्क्स की कैपिटल भी मुझे पढ़ने को दी, मगर वह मेरे समझ में खाक भी नहीं आई। मैंने उसे बिना पूरा पढ़े ही वापस कर दिया और अपने मन में गांठ सी बांध ली कि क्रांतिकारी भले ही हूँ, परंतु नास्तिकतावादी मैं कभी नहीं बनूंगा। भगत सिंह आदि साथियों ने और भी कई पुस्तकें मुझे पढ़ने को दी, मगर अपनी तबीयत उनमें मैं काहे को लगाने वाला था। अतएव भगत सिंह आदि की दृष्टि में मैं सदा ही एक ऐसा उज्जड़ पहलवान ही रहा जिसे बुद्धि और सिद्धांत व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं। भगत सिंह की नास्तिकतावादी बातें यद्यपि उस समय मुझे बहुत अंट शंट लगी, परंतु अन्य भांति उनके आकर्षक व्यक्तित्व ने मुझे अपनी ओर आकृष्ट भी बहुत किया। उनके सुंदर व्यक्तित्व, सहानुभूतिपूर्ण बातचीत, जिंदा दिली सभी ने मुझे प्रभावित किया। इसके लगभग 4-5 साल बाद साबरमती सेंट्रल जेल की अंधेरी कोठरी में ही बहुत दिनों गीता पाठ, प्राणायाम आदि करने के बाद, राजनीति और अर्थशास्त्र की बहुत से पुस्तकें पढ़ने के बाद, जब मार्क्स की कैपिटल और एंगल्स की कुछ पुस्तकें पढ़ी, तभी वह बीज अंकुरित हुआ जो उस समय भगत सिंह ने बोया था। अतएव व्यक्तिगत रूप में भगत सिंह की स्मृति में जो बात मेरे मन में सर्वोपरि है वह यही है कि समाजवाद की ओर मुझे उन्मुख करने वाले मेरे सबसे पहले गुरु वही थे। सन 1928 में मैं ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज में बीए का एक विद्यार्थी था और वही हॉस्टल में रहता था। ककोरी षड्यंत्र केस के बाद पुनः संगठित क्रांतिकारी संगठन के प्रमुख सदस्यों में से उस समय तक मेरा परिचय केवल श्री चंद्रशेखर आज़ाद, श्री कुंदन लाल, श्री विजय कुमार सिन्हा और श्री सुरेंद्र नाथ पांडे से ही था। एक रोज़ अचानक भाई विश्वनाथ गंगाधर वैश्वपायन मेरे पास हॉस्टल में आए और मुझे अपने साथ आगरा ले गए। यही मोहल्ला नूरी दरवाजे में एक मकान के 2 मंजिले के एक कमरे में क्रांतिकारी दल की छावनी पड़ी हुई थी। भाई विश्वनाथ के साथ मैं उक्त कमरे के द्वार पर पहुंचा तो निश्चित संकेत करने के बाद किसी ने भीतर से टॉर्च जलाकर हम दोनों को सिर से पैर तक देखा और फिर सांकल खोलकर हम लोगों को भीतर आने दिया। कमरे में घुसते हुए सबसे पहले मेरा सामना एक अच्छे बड़े रिवॉल्वर की नली से हुआ। उससे नज़रें हटाकर जो आगे देखा तो एक अच्छे बलिष्ठ और सुंदर नौजवान की सावधान और सतेज आंखों को अपनी ओर घूरता पाया। यह नौजवान ही भगत सिंह थे जो इस समय रात के लगभग 11 बजे शिविर के पहरे पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे। मिट्टी के तेल की कुप्पी के मंद प्रकाश में भगत सिंह को, जिनको साथ ही विश्वनाथ ने रणजीत नाम से संबोधित किया, मैं सरसरी तौर पर ही देख पाया। कमरे में कुछ नौजवान जो देखने में विद्यार्थी जैसे ही लगते थे, फर्श पर धोती और अखबार बिछाए एक कतार में पड़े सो रहे थे। हमारे आने से जो आहट हुई उससे 2-1 की आंख खुल गई। एक ने ऐंठकर कुप्पी के मंद प्रकाश में हमें घूरा और इससे पहले कि मैं उसे पहचान पाऊं, उसने मुझे पहचान कर हॉस्टल के विद्यार्थियों की तरह निहायत बेतकल्लुफाना ढंग से पाद प्रहार करके और अपनी भावी पत्नी का एक निकट संबंधी घोषित करते हुए मेरा स्वागत किया। इससे मुझे भाई विजय कुमार सिन्हा को पहचानने में आसानी हुई और फिर मैंने भी उत्तर में उनके सत्कार का समुचित उत्तर दिया। यह बात भगत सिंह को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने नए साथियों के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए विजय कुमार सिन्हा को झिड़का। उत्तर में विजय ने कहा, भगत सिंह, अरे ये वही है, वही पंडित जी का वह है, यह कहाँ का नया है। फिर मेरी ओर मुड़कर बोले, कुछ बिस्तर विस्तर लाए हो? काहे को लाए होगे, बिछाओ अखबार और धोती ओढ़कर सो जाओ। और खुद जाकर सो गए। रास्ते में पानी बरसने से भाई विश्वनाथ और मैं काफ़ी भीग गए थे। अपने कपड़े उतारकर मैं हाथ में लिए था और सोच ही रहा था कि इनका क्या करूं कि भगत सिंह ने मेरे हाथ से कपड़े ले लिए और उन्हें निचोड़कर
अरगनी पर सूखने के लिए डाल दिया। ठंड बहुत लग रही थी। भगत सिंह ने पूछा, भूखे तो नहीं हो? मेरे कुछ उत्तर देने से पहले ही विश्वनाथ ने कहा, ऐसे कुछ खास भूखे तो नहीं हैं, होंगे भी तो यहाँ धरा ही क्या होगा, सवेरे देखा जाएगा। कोयले पड़े हैं, उन्हें जलाकर कुछ तापता हूँ और कपड़े सुखाता हूँ। विश्वनाथ अपने काम में लग गए। भगत सिंह अपने पहरे पर खड़े हो गए। मैं विजय की ही बगल में अखबार पर सिकुड़कर लेटा रहा। न ठंड के मारे नींद आ रही थी, न इस जिज्ञासा के मारे कि यहाँ किस लिए बुलाया गया है, किस जोखिम के काम के लिए ये सब लोग यहाँ इस तरह पड़े हुए हैं, कौन कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। क्रांतिकारी दल का प्रथम संदेश मैंने श्री छचिंद्र नाथ बख्शी से झांसी में ही सुना था। उसके बाद श्री चंद्रशेखर आज़ाद के दर्शन मैंने प्रथम बार किए तो उनके बलवान शरीर और निर्भीक मुद्रा का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब जब भगत सिंह को पहली बार देखा तो इतनी ही बातचीत और रंग ढंग से मुझे इनकी और इनके द्वारा क्रांतिकारियों की विद्या बुद्धि पर एक अच्छी आस्था हो गई। सवेरे उठे तो शिविर में इकट्ठे सभी लोगों के दर्शन हुए। श्री आज़ाद और श्री विजय कुमार सिन्हा तो पूर्व परिचित थे ही, भगत सिंह को रात में ही देख चुका था। बाकी श्री बटुकेश्वर दत्त, श्री सुखदेव, श्री राजगुरु, श्री शिव वर्मा, श्री जयदेव के भी यहाँ पर सर्वप्रथम दर्शन किए और सबसे मिला। थोड़ी ही बातचीत से, साथियों का उनके प्रति स्वाभाविक सम्मान से मेरी समझ में तुरंत आ गया कि भगत सिंह हमारे दल के एक उच्च बौद्धिक नेता है। भगत सिंह का सुंदर बलवान शरीर, उनका बातचीत करने का सहानुभूतिपूर्ण ढंग और गंभीरता के साथ ही साथ हास परिहास करते रहने का ढंग किसी को भी अपने प्रति आकृष्ट किए बिना न रहता था। सवेरे एक कोने में भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा और शायद सुखदेव धीरे धीरे बातचीत करने बैठे थे। इनकी आंखें मेरी ओर कभी कभी उठती थी, जिससे मुझे लगा कि मेरे ही विषय में ये लोग बात कर रहे हैं। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि मैं आज इन सब के लिए नवागंतुक था। दल के नियम के अनुसार इनकी बातों में शरीक होना या सुनने का प्रयत्न करना मेरे लिए निषिद्ध था। अतएव एक दूसरे कोने में बैठा मैं विश्वनाथ के साथ बात कर रहा था। मैंने देखा कि ये लोग मेरी ओर देखकर कुछ मुस्कुरा रहे हैं। अतएव मेरे कान उस ओर गए और मैंने भगत सिंह को कहते हुए सुना, मालूम होता है डार्विन का कहना ठीक है, बंदर और आदमी के बीच की खोई हुई कड़ी ये महाशय हो सकते हैं। यह सुनकर विजय कुमार खिलखिलाकर हंस उठे। मैं ठगा सा उनकी ओर देखता रह गया और फिर मेरी समझ में आ गया कि ये लोग मेरी शक्ल सूरत की विवेचना कर रहे थे। विजय को इस प्रकार जोर से हंसता देखकर भगत सिंह ने गंभीर बनने की चेष्टा की और तुरंत इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया। मैं गया तो आपने बड़ी सद्भावना और भाईचारे से बातचीत की। दल में मेरा नामकरण होना था। दल में सभी सदस्यों के अलग अलग नाम रख दिए जाते थे। जैसे यहाँ आज़ाद को पंडित जी कहा जाता था, भगत सिंह को रणजीत, विजय को बच्चू आदि। आज मेरा भी नामकरण संस्कार हो रहा था। विजय कुमार सिन्हा ने महावीर या हनुमान जी जैसा कोई नाम परिहास के रूप में सूचित किया। भगत सिंह ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर कहा, नहीं, यह ठीक नहीं रहेगा। नाम ऐसा होना चाहिए जिससे यह पहचाने न जाए। भगत सिंह के गंभीर हास्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ। अंत में मेरा नाम कैलाश रखा गया और यह शायद भगत सिंह द्वारा ही सूचित किया गया था।